हेलो फ्रेंड्स, MY के एकेडमी बलोत्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो UGC नेट द्वारा दिसंबर 2023 की पेपर में पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने के कारण इन सवालों का रिपीटेशन भी हो सकता है, इसीलिए हम आपके सामने ये क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वह संबंध जिसमें कोई कम अनुभवी अधिगम करता किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में ज्ञान एवं कौशल अर्जित करता है उसे कहते हैं। हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो बाईलैंग्वेज होंगे, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पाएंगे। तो आप चाहे तो अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में देख सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, प्रेक्षणीय अधिगम, संज्ञानात्मक भार और संज्ञानात्मक विज्ञान। इसका जो करेक्ट आंसर UGC ने माना है वो है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता। इसको आगे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन और एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर किशोर मूर्त अनुभवों के क्षेत्र से परे चिंतन, तर्क एवं विश्लेषण कर सकते हैं। ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जॉन पियाजे के मॉडल से लिया गया है, जिसको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर UGC ने माना है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जॉन पियाजे के 4 पार्ट्स इस प्रकार है। सेंसरी मोटर, जिसमें 2 साल तक के बच्चों को लिया जाता है, प्री ऑपरेशनल जिसमें 2 से 7 साल तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसमें 7 से 12 और फॉर्मल ऑपरेशनल जिसमें 12 से ऊपर के बच्चों को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मिस्टर जैक्सन अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या टूल सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन है क्विज़िज, नियरपोड, मल्टीमीटर या फिर एक्स माइंड। इसका जो करेक्ट आंसर UGC ने माना है वो है नियरपोड। नियरपोड is an interactive classroom tool to engage students by adding interactive activity to your lessons like polls, collaboration boards and game based quizzes. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मानसिक संक्रिया के साहचर्यवाद सिद्धांत के अनुसार कौन सा नियम यह बतलाता है कि एक विचार से दूसरा विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि अतीत में वे या तो समय या स्थान के पदों में एक साथ घटित हुए होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने आंशिक गतिविधि का नियम, सामीप्य का नियम, मानसिक प्रवृत्ति का नियम या संशक्ति का नियम। इसका जो करेक्ट आंसर UGC ने माना है वो है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी या फिर संशक्ति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सर्वेक्षण अनुसंधान में उत्तरदाता द्वारा प्रश्न की विषय वस्तु से स्वतंत्र पूर्वानुमेय तरीकों से उत्तर देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन है प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह, मापन संबंधी पूर्वाग्रह, प्रत्युत्तर संबंधी पूर्वाग्रह या मनोसामाजिक प्रभाव। इसका जो करेक्ट आंसर UGC ने माना है वो है रेस्पॉन्स बायस या फिर प्रत्युत्तर संबंधित पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। साहित्यिक चोरी से संबंधित UGC विनियम 2018 के अनुसार किसी संकाय सदस्य को एक वार्षिक वेतन वृद्धि न दिए जाने का दंड दिया जाएगा यदि वह अनुसंधान प्रकाशन प्रस्तुत करने में निम्नलिखित में से किस स्तर की साहित्यिक चोरी करता है। साहित्यिक चोरी से संबंधित UGC ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें इनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 10 से 20% तक की, फिर 40 से 60 और फिर उससे ऊपर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर UGC ने जो माना है वो है लेवल 2 या फिर ऑप्शन 3 2 नंबर स्टेज। आइए हम लेवल्स देख लेते हैं। लेवल 1 में 10 से लेकर 40% तक अगर साहित्यिक चोरी की जाती है
तो उनको मैक्सिमम 6 मंथ तक टाइम दिया जाता है कि आप इसको वापस रीसबमिट कर दीजिए। फिर अगर 40 से लेकर 60 साल तक होता है तो उनको 1 साल तक बार्ड कर दिया जाता है और रीसबमिशन के लिए बोला जाता है। और 60 से ऊपर होता है तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 3 लेवल्स हैं, 10 to 40, 40 to 60 और 60 एंड अबव। नेक्स्ट है आपके सामने स्टूडेंट्स टी टेस्ट निम्नलिखित में से किस में उपयोगी होता है। ऑप्शन है आपके सामने, दो प्रतिदर्श माध्यमों के अंतर की सार्थकता का परीक्षण करने में, समय श्रृंखला की स्थिरता का परीक्षण करने में, सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का परीक्षण करने में, श्रमाश्रयन गुणांक की सार्थकता का परीक्षण करने में, किसी मॉडल की उपयुक्तता का परीक्षण करने में। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो ऑप्शन 3 है, ए, सी और डी। इसमें ए, सी और डी जो है वो करेक्ट है। यानी आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट ऑफ टू सैंपल मीन्स, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट और सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। यानी ये जो 3 है उसके मुख्य आंसर है, बाकी सब अपने काम के नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संप्रेक्षण या संचार के एक भाग के रूप में संकेत विज्ञान सेमियोटिक को स्थापित करने वाले अग्रणी लेखों में एक है। ऑप्शन है आपके सामने, आयरन ईबर, वॉल्टर लिप्पन, जोसेफ पुलित्जर या फिर जॉन लॉक। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो है जॉन लॉक। And who among the following is identified as one of the pioneer author to set semiotics as part of communication? इसमें जॉन लॉक जो है अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संचार या संप्रेक्षण की अवधारणा मानव अन्योन्य क्रिया में की केंद्रीयता पर आधारित है। इसमें जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, भ्रांति, भाषा, एक पक्षीयता या विरेचन। इसका जो करेक्ट आंसर वो है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव संचार के एक भाग के रूप में काल या समय की अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को माना जाता है। इसके ऑप्शन है आपके सामने, सामीप्य विद्या, अंग विक्षेपगत विज्ञान, कालक्रम विज्ञान या फिर स्पर्श संप्रेषण विज्ञान। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना वो है क्रोनेमिक्स या फिर कालक्रम विज्ञान। नेक्स्ट है आपके सामने, अन्योन्य क्रिया के दौरान संप्रेक्षण के व्यवहार को निम्नलिखित में कौन से भौतिक पर्यावरणीय कारक प्रभावित करते हैं? Which of the following physical environment factors affect the communicators behavior during interaction? इंटरेक्शन में कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, मुस्कुराता हुआ मुख या प्रसन्न मुख, मधुर स्वर, तापमान, प्रकाश स्थितियां या फिर तेज शोर। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो है टेम्परेचर, लाइटिंग कंडीशन और लाउड नॉइस। तो सी डी एंड ई जो है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 आंसर करेक्ट होगा इसका। अब फॉलेसी से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच फॉलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? यानी निम्न कथन में से कौन सी पॉलिसी आपके हिसाब से बैठ रही है? वे लोग जिनमें विनम्रता का अभाव होता है उनमें सौंदर्य बोध नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति में सौंदर्य बोध होता है उसमें विनम्रता भी होती है। तो उपयुक्त जो क्वेश्चन है आपके सामने उसमें कौन सी पॉलिसी है? ऑप्शन है आपके सामने, अनेकार्थक दोष, आत्माश्रय दोष, सहानुभूति दोष या अविचारित सामान्यकरण। इंग्लिश में देख सकते हैं, पॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन, बैगिंग द क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन या हैस्टी जनरलाइजेशन।
इसका जो करेक्ट आंसर वो है बैगिंग द क्वेश्चन। इसमें बैगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी बैठ रही है। देख सकते हैं वे लोग जिनमें विनम्रता का अभाव होता है उसमें सौंदर्य बोध नहीं होता, क्योंकि जिसमें सौंदर्य बोध होता है उसमें विनम्रता भी होती है। बैगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी है, इसमें आप देख सकते हैं इस हिसाब से बताया जाता है कि इट्स टाइम यू गो टू बेड बिकॉज इट्स योर बेड टाइम। ये कह रहा है कि आप आपको सो जाना चाहिए क्योंकि ये अभी आपके सोने का समय हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी से संबंधित ही है आपके लिए। निम्नलिखित युक्ति का आकार एक तर्क दोष चिन्हित कीजिए। मानवता के समाप्त होने का एक तरीका यह है कि यदि सूर्य अपना कार्य करना बंद कर दे तो हम निश्चित रूप से विलुप्त हो जाएंगे। यदि हम सभी विलुप्त हो जाते हैं तो इसका कारण है हमारे सूर्य ने कार्य करना बंद कर दिए। वन वे ह्यूमैनिटी कुड डाई out is if the sun stopped functioning, then we would surely go extinct. If we all go extinct, it must have been because our sun stopped working. इसमें कौन सी पॉलिसी रहेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। Planning the antecedent, existential policy, exclusive premises, affirming the consequent. हेतु वाक्य विनिषेध दोष, अस्तित्वपरक तर्क दोष, व्यावर्तक आधार वाक्य, फल वाक्य विधान दोष। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है वो है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट है आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप डेवलपमेंट बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई that facilitates safe, easy and instant digital payment. सुरक्षित, सरल व तत्काल डिजिटीय भुगतान को सुगम बनाने वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर आधारित निम्न में से वो कौन सा भारतीय मोबाइल ऐप है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भीम। भीम जो है वो यूपीआई ऐप है जिसको एनपीसीआई ने बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो भीम यूपीआई है। नेक्स्ट है आपके सामने ISP प्रोवाइड द यूजर विद एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर फी वेयर एज वेब ब्राउजर अलाउ द यूजर्स टू व्यू वेब पेजेस। सेकंड स्टेटमेंट है ईच वेब पेज या साइट फाउंड मैचिंग द सर्च क्राइटेरिया इन अ वेब सर्च इंजन इज नोन एज अ हिट। स्टेटमेंट दिए गए आपके सामने जिसमें आपको ये चूज करना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर है आपके सामने इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। ISP प्रयोक्ता को इंटरनेट तक पहुंच शुल्क लेकर प्रदान करता है जबकि वेब ब्राउजर प्रयोक्ता को वेब पृष्ठ देखने की अनुमति देता है। वेब सर्च इंजन में खोज सर्च की कसौटी से सुमेलित पाए गए प्रत्येक वेब पृष्ठ या स्थल को हिट के रूप में जाना जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट विल लूज डेटा व्हेन द पावर टू अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर कंप्यूटर का स्विच ऑफ किया जाता है तो कौन सी मेमोरी जो है वो गायब हो जाती है? तीन ऑप्शन आपके सामने CPU रजिस्टर्स, कैच मेमोरी और मेन मेमोरी। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने पे अगर आपने सेव नहीं किया है तो ये तीनों ही मेमोरी जो है वो गायब हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आपके सामने वो है A, B एंड C। तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वायरस से संबंधित है। 4 वायरस दिए गए हैं, इनको मैच करना है। जिसमें पहला है ट्रोजन हॉर्स, फिर है वॉर्म, फिर स्पाईवेयर, फिर रैनसमवेयर। चलिए देखते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स वायरस से संबंधित ऑप्शन अपन देख सकते हैं इसमें अ नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम कंटेनिंग malicious code
that when executed carries out action typically causing loss of data। तो ए का सेकंड सही है, ये जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है वॉर्म। फिर बी वॉर्म जो है वो स्प्रेड द कंप्यूटर एंड यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड इटसेल्फ। बी का 1 सही है। स्पाईवेयर जो है उसमें 4 सही है और रैंसमवेयर में 3 सही है। तो इससे मिल ए सेकेंड बी 1। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है और यूजीसी ने भी इसी को ही करेक्ट माना है। तो आप देख सकते हैं और हिंदी में आपके सामने ये है ट्रोजन हॉर्स स्वयं को न दोहराने वाला एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ऐसा विद्वेषपूर्ण कोड होता है जो निष्पादित किए जाने पर ऐसे कार्य करता है जो सामान्यतः डेटा को लुप्त कर देता है। वॉर्म वह प्रोग्राम जो एक दूसरे कंप्यूटर तक फैलने के लिए स्वयं को दोहराता है। इस हिसाब से आप ऑप्शन देख सकते हैं और ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। अब असर्शन एंड रीजन से संबंधित क्वेश्चन है आपके सामने। इवन व्हेन अ सॉलिड वेस्ट इज बुरीड इन लैंडफिल्स इट कैन स्टिल प्रोवाइड एनर्जी। तो रीजन इसमें दिया गया है कि बुरीड वेस्ट प्रोड्यूस नेचुरल गैस which can be captured and burned। भूभरण स्थलों में दबाए जाने के बाद भी ठोस अपशिष्ट ऊर्जा प्रदान कर सकता है क्योंकि दबाया गया अपशिष्ट प्राकृतिक गैस उत्पन्न करता है जिसे प्राप्त कर जलाया जा सकता है। तो ये दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, इसके लिए जो रीजन दिया गया है वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए जिसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है। If global average warming is limited to 1 or 2 additional degrees, some regions will experience enhanced agricultural productivity। Statement 2 है beyond 2 degrees Celsius to 3 degrees Celsius of global average warming, essentially all impact becomes deleterious। यदि औसत वैश्विक तापमान को 1 या 2 अतिरिक्त डिग्री तक सीमित किया जा सके तो कुछ क्षेत्रों में वर्धित कृषि उत्पादकता दिखाई देगी। ये ऑप्शन करेक्ट है। औसत वैश्विक तापमान के 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर समस्त प्रभाव अनिवार्य रूप से क्षतिकारी हो जाते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हेमोग्लोबिन से अत्यधिक सशक्त संबंधता है। यानी कौन सा वायु प्रदूषक है जो हीमोग्लोबिन से डायरेक्टली रिलेटेड है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट संबंधित है। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपके सामने जिसमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा गलत है। कंपोजिटिंग इज द aerobatic degradation of organic material by microorganisms mainly under controlled conditions। Second option है both macro and microorganisms play important role in the compositing process। हिंदी में देख लेते हैं, सूक्ष्म जीवियों द्वारा मुख्यतः नियंत्रित स्थितियों में जैविक सामग्री के वातापेक्षी अवक्रमण को कंपोजिटिंग कहते हैं। कंपोजिटिंग प्रक्रिया में वृहद व सूक्ष्म जीवियों दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। अब ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है साइमन आयोग या साइमन कमीशन ने शिक्षा संबंधी एक समिति गठित की थी, उसे निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको
पढ़ने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सहायक समिति या ऑक्सिलरी कमेटी। ये साइमन कमीशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 टू 49 ने निम्न में से किन पर जोर दिया था? जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, इसने मुख्यतः किन चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, धार्मिक शिक्षा, पाठ्य चर्चा में परिवर्तन, महिला शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय या परीक्षा सुधार। तो इसमें जो है धार्मिक शिक्षा के अलावा बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इन्होंने करिकुलम को चेंज किया था, वुमेन एजुकेशन पे भी ध्यान केंद्रित किया था, रूरल यूनिवर्सिटीज़ भी बनवाई थी और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स भी किए थे। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब सही है। तो बी सी डी एंड ई ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर में काफ़ी देखने को मिलते हैं। जिसके ये सवाल ज़्यादा सही होते हैं उनके चांसेस रहते हैं नेट क्लियर करने के। बाकी रीजनिंग में स्टेटमेंट से रिलेटेड और सेशन से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो NEP 2020 से संबंधित है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 foresees a wide use of disrupting technologies in the higher education system। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म is expected to prepare a roadmap for integrating the disruptive technologies into the education system। हिंदी में देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रयोग का पूर्वानुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच ने शिक्षा प्रणाली में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की रूपरेखा तैयार करने की अपेक्षा की है। तो ऑप्शन दोनों जो है वो सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई इफ एंड बट नहीं है। तो ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा के प्रारंभ हेतु पहल करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? द यूएन एजेंसी that took initiative for introduction of environmental education was। इसमें FAO, यूनिसेफ, UNDP या यूनेस्को। करेक्ट जो आंसर है वो यूनेस्को है। यूनेस्को ही एनवायरमेंट से संबंधित प्रोग्राम करता है। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, तो आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, पुराने स्कॉलर उनकी जो रचना है वो आपके सामने दी गई है, तो आपको करेक्ट चूज करना है। ऑप्शन ए है पाणिनि। पाणिनि ने जो उनकी है वो अष्टाध्यायी है, तो ए का 4 सही है। ए इज रिलेटेड टू दी 4 अष्टाध्यायी। फिर है भर्तृहरि। भर्तृहरि का जो ऑप्शन है वो है वाक्यपदीय, तो ऑप्शन बी का 3rd। फिर है कनद। कनद का जो है वो ऑप्शन 2 है, वैशिकी सूत्र। और फिर है पतंजलि। पतंजलि का है महाभाष्य, यानी ए का 4 ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन 4 में भी है। बी का 3rd भर्तृहरि व्याकपदीय, बी का 3rd यानी 2 और 4 में है। फिर सी का सेकंड जो है वो ओनली सेकंड में है एंड थर्ड में। इसको अपन पहले ही हटा चुके हैं क्योंकि ये नहीं था। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एक रिपीट होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए। पाणिनि की जो बुक है वो अष्टाध्यायी है। भर्तृहरि का जो है वो वाक्यपदीय है। फिर कनद का वैश्विक सूत्र और पतंजलि का महाभाष्य, यानी ए में 4,
बी में थर्ड, सी में सेकंड और ए में फोर्थ। तो आप सभी का धन्यवाद है। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियोस आपके सामने अवेलेबल करवाते रहें। थैंक्स टू यू।